हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका राजपूत। स्टडी रूम में स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के गणित का 13वां अध्याय, जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, कोई भी अध्याय शुरू करने से पहले हम सबसे पहले उसके नाम का मतलब समझते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझे कि समानुपात क्या होता है। ठीक है, अगर क्या होता है गणित में, अगर दो चीजों का या दो राशियों का या दो संख्याओं का क्या कर रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं, तो जब हम उसे तुलना करते हैं तो उसे हम कहते हैं समानुपात। ठीक, अब सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात क्या होगा कि जब दोनों चीजें साथ में बढ़ रही हैं, हम दो चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दो चीज की तुलना कर सकते हैं, दो चीज या दो संख्या की, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारी संख्या की भी तुलना कर सकते हैं, दो की जगह 4, 10, 20, 25 जितनी आप चाहें। पर हम समझने के लिए दो चीज ही समझते हैं, है ना। तो दो चीज हम अगर हम ले, दो चीज या दो संख्या हमने ली, तो जब दोनों क्या है बढ़ रही हैं, मतलब एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो वो होगा सीधा समानुपात। और अगर एक चीज बढ़ रही है, दूसरी घट रही है, या दूसरी बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है तो पहली घट रही है, तो क्या होगा वो प्रतिलोम समानुपात। आई बात समझ में? तो हमें क्या समझ में आ गया कि सीधा समानुपात में क्या होगा, दो चीजों का कंपैरिजन होगा और दोनों क्या होंगी, साथ में बढ़ेंगी या घटेंगी। और प्रतिलोम समानुपात में क्या होगा, दो चीजें हैं आपके पास या दो संख्या या दो राशि है, तो उसमें क्या होगा, अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, या दूसरी बढ़ेगी तो पहली घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली घटेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा समानुपात का, हमें सीधा और प्रतिलोम समानुपात का हमें समझ में आ गया। अब क्या है, इसको उदाहरण के तौर पे और इसके कुछ और हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लें, तो हम किसका परिचय देख लेते हैं समानुपात का, कि हम जो दो राशि की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दो राशि, दो चीजें या दो संख्या, वो क्या है, तो क्या होती है। अगर आप उदाहरण पे गौर करें कि यदि खरीदी हुई वस्तुओं की संख्या में वृद्धि होती है, किसमें होती है, खरीदी हुई संख्या की में वृद्धि हुई, और उनके मूल्य में भी क्या होगी, वृद्धि होती है। देखो, अगर आपकी मम्मा ने बोला आपको कुछ सामान लाने के लिए, ठीक है, ठीक, अब क्या हुआ, खरीदी हुई वस्तु, ठीक है, और हमारे पास जो दूसरी राशि हुई वो क्या हुई, मूल्य में। जो दो चीजें की बात कर रही हूँ, वो पहला क्या है, खरीदी हुई वस्तु और मूल्य। देखो, आपको लिस्ट बना के दी उन्होंने और उसमें दे दी उन्होंने 4 चीजें, ठीक है। अब वहां जाकर जो उसका बिल बना, वो बना 115 रुपए का, मानना हमने, है ना, मान लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक बार वापस भेजा और आपको लिस्ट बना के दी जिसमें सामान कितने हैं, 12, मतलब कितनी वस्तुएं हैं, 12। अब उसका बिल कितना बना, मान लो बन गया 400, मान लिया हमने। तो क्या हुआ, जब सामान आप खरीदने गए और वस्तुओं की संख्या बढ़ी, तो आपका जो बिल का जो पेमेंट था, ठीक है, जो मूल्य था, वो क्या हुआ, वो भी बढ़ गया। ठीक, आई बात समझ में? ऐसे ही अगर हम दूसरा उदाहरण देखें कि बैंक में जितनी राशि अधिक जमा की जाएगी, उतना ही ब्याज अधिक अर्जित किया जाएगा। देखो कैसे, पहला उदाहरण ये था, अब दूसरा उदाहरण कह रहा है, तो उसमें हम धनराशि की बात कर रहे हैं और ब्याज की बात कर रहे हैं। ठीक है, धनराशि और हमने की ब्याज की बात। देखो क्या हुआ, जब मानो आपने 1 लाख रुपए जमा करे, ठीक है, और आपको ब्याज उसका मिल रहा है 1000 रुपए। ठीक, तो आपने क्या करा, हमने सोचा कि यार 1 लाख का 1000 मिल रहा है, हम 2 लाख जमा कर देते हैं। तो देखो, आपने 2 लाख जमा करे, तो मानो उसका ब्याज मिल गया आपको 2000। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि धन राशि जब हमने ज्यादा जमा करी, तो ब्याज क्या हुआ, ब्याज भी बढ़ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने दो राशि कौन सी हो रही है, एक हुई खरीदी हुई वस्तु और एक हुआ मूल्य। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, धनराशि और एक हो रहा है ब्याज, मतलब धनराशि बढ़ रही तो ब्याज भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें एक और लिखने की जरूरत नहीं, हम समझ जाएंगे, हाँ धनराशि बढ़ रही है मतलब ब्याज बढ़ रहा है। जहां पर आप चीजें को खरीद रहे हैं तो संख्या बढ़ रही है तो मूल्य भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण क्या कह रहा है, जब किसी वाहन की चाल में वृद्धि होती है, तो उसके द्वारा वही दूरी तय करने में समय में कमी होती है। ये हमें पता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी ऐसा करते हैं कि बाइक बहुत तेज तेज चलाते हैं, या एक्टिवा, या जो भी आपके पास गाड़ी हो, है ना। ऐसा वैसे नहीं करना चाहिए। तो चलो हम समझते हैं क्या, कि जब किसी वाहन की चाल में वृद्धि होती है, ठीक है, तो क्या हुआ, देखो दो चीजें हैं हमारे पास, क्या, एक तो वृद्धि, चाल में वृद्धि, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास चाल, और दूसरी चीज जो है वो है समय।
ठीक, मतलब क्या हुआ, मैंने अगर कहा, हमने उदाहरण के तौर पे ले लिया कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुझे 5 किलोमीटर माना है ना, 5 किलोमीटर समय दूरी तय करने में कितना समय लगा, मानो मुझे 5 मिनट लगा। ठीक, वहीं मैंने चाल बढ़ा दी, चाल को मैंने बढ़ा दिया, मैंने कर दिया 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मुझे 3 मिनट समय ही लगा 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने, माना हमने। तो क्या हुआ, यहाँ पे जब चाल बढ़ी तो जो समय है वो क्या हुआ, घटा। मतलब कुछ चीजें बढ़ भी सकती हैं और कुछ चीजें घट भी सकती है, तो वही क्या होता है, समानुपात। और सीधा समानुपात में क्या होगा, दोनों चीजें बढ़ेगी। अब देखो, ये किसका उदाहरण हम समझ सकते हैं, ये हो सकता है सीधे समानुपात का, और यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रतिलोम समानुपात का उदाहरण हम कह सकते हैं। और अगर हम समझे तो और उदाहरण क्या हुआ, अगर आपको स्कूल से प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि आपको घर जाकर प्रोजेक्ट बनाकर लाना है, आप किसी की भी मदद इसमें ले सकते हैं, ठीक है। अब आपने सोचा कि यार मुझे अकेला मैं बनाऊंगा या बनाऊंगी तो मुझे समय लग रहा है 4 दिन, ठीक है, तो बहुत समय लग रहा है, ठीक है, और मुझे तो 2 दिन में ही जमा करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी की मदद ली, मैंने मम्मी की मदद ले ली, मैंने पापा की मदद ले ली, या मैंने अपने भाई बहन या दोस्त किसी की मदद ले ली। मतलब जितने लोग ज्यादा मैंने इकट्ठे किए उस प्रोजेक्ट को बनाने में, उतना मुझे क्या लगा, कम समय लगा। मैंने जब भाई बहन को लिया तो हमने सोचा कि यार काम बढ़ रहा है तो 3 दिन लग जाएंगे इसको तो होने में कंप्लीट, तो हमने क्या करा, मेरे दोस्तों की मदद ले ली, मैंने मम्मा पापा की भी मदद ले ली। अब वो प्रोजेक्ट मुझे 2 दिन में बनाना था, वो तो बन गया 1 दिन में ही। मतलब जितने लोग ज्यादा हुए, समय क्या हुआ, उतना कम हुआ। मतलब क्या हुआ कि दोनों में वृद्धि हुई क्या, नहीं, एक अगर मैंने लोगों की संख्या को बढ़ाया तो जो समय था उसको बनाने में उसमें क्या हो गई, कम। तो ये वो भी किसका उदाहरण होगा, प्रतिलोम समानुपात का उदाहरण होगा। समानुपात आपको समझ में आ गया है ना, और समानुपात को हम दर्शाते कैसे हैं, इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे हम अनुपात को दर्शाते हैं ना ऐसे, तो समानुपात में क्या था, अनुपात में एक ऐसे लगता है बिंदु बिंदु, और ये होता है समानुपात में ऐसे दो दो लग जाते हैं, ठीक है ना। चलो अब समझते हैं हम इसको और अच्छे से आगे। तो सीधा समानुपात की हम समझ, वो मैंने समझा दिया कि समानुपात, और ये अब इसकी परिभाषा किस द्वारा आप समझे कि यदि किसी चर, है ना, चर x का मान हमेशा y के मान से संबंधित होता है, ठीक है, तो कैसा, अगर वृद्धि हुई तो वो बढ़ेगा, मतलब x के मान में वृद्धि हुई तो y की मान क्या हुआ, बढ़ गया, और अगर x की मान में कमी हुई तो क्या हुआ, y का मान घट गया। तो यह कहा जाता है कि x और y सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात है। इसको हम कैसे लिखते हैं, x समानुपात y, ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। आई बात समझ में। और क्या हुआ कि जब x का मान बढ़ रहा है तो y का मान भी बढ़ रहा है, अगर x का मान घट रहा है तो y का मान भी घट रहा है, तो क्या हुआ, ये हो गया सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात, ठीक है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा, है ना, उदाहरण के द्वारा भी हमने समझ लिया। अब इसको हल कैसे करते हैं, तो देखो क्या हुआ, अगर आपको उदाहरण दिया, क्या दिया कि चीनी का भार दिया किलो में है कि 1 किलो आप चीनी लेने गए तो उसका मूल्य कितना हुआ, 36 रुपया, ठीक। अब हमने इसको लिख दिया x, इसको लिख दिया हमने y। अब आप लेने गए 3 किलो शुगर, ठीक है, 3 किलो चीनी, तो आपको कितना मिल रहा है, मान 108, मतलब आपने 36 रुपए दिए, कितनी बार, 3 बार, 36 रुपए दिए 1 किलो के, 2 किलो के दूध दिए आपने 36 और 36, कितने हो गए, 36 और 36 हो गए आपके 72 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपने बोला नहीं मुझे 1 किलो शक्कर और चाहिए, तो क्या करा आपने, 1 किलो शक्कर और ले ली, फिर 36 रुपए और दिए, तो कितने हो गए, 108। आई बात समझ में, मतलब आपने 36 रुपए कितनी बार दिए, 3 बार, ठीक। अब आपने को कहा गया घर से जाके कि नहीं 3 किलो नहीं लाना था, 5 किलो लाना था, तो फिर उसका मूल्य क्या हो गया, 5 किलो शक्कर का 180, ठीक है। मतलब अगर आपका जो चीनी का भार है वो बढ़ रहा है तो आपका जो चीनी का मूल्य है, ठीक है, वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। अब देखो, जब चीनी का भार बढ़ा और चीनी का मूल्य भी उसके साथ बढ़ रहा है, तो हम इसको, और 6 किलो का कितना होगा, 8 किलो का कितना होगा, 10 किलो का कितना होगा, तो देखो कैसे समझेंगे। देखो क्या हुआ, जब 1 किलो का हमें मिल रहा है 36 रुपए, समानुपात है, हम इसको ऐसे भाग में करके लिखते हैं, है ना, और बराबर में हम देखें कि 3 का मिल रहा है हमें 108 रुपए, ठीक है, 5 का मिल रहा है हमें 180 रुपए,
तो देखो 6 का कितना होगा, 8 का कितना होगा और 10 का कितना होगा। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, x1 मान लू मैं इसको, चलो x6 बोल देती हूँ मैं इसको बोल देती हूँ x8 और इसको बोल देती हूँ मैं x10, क्योंकि हमें इनका क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखो कैसा निकालेंगे, अगर हम समानुपात के हिसाब से ना देखें तो हम क्या करते थे कि 1 किलो शक्कर का 36 रुपए है, तो 6 किलो शुगर का हो जाएगा 6 इंटू 36 और हमें क्या मिल जाएगा, उसका 216 रुपए उसका मूल्य आ जाएगा। ठीक है, पर हमें समानुपात के हिसाब से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे इन दोनों का मान, या तो इन दोनों का ले लो या आप इसका और इसका भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने जब लिया देखो, तो 5/180 बराबर 6/x2, x2 पर गया तो हमें क्या मिला, 6 गुणा 180/5, 5 के डिवाइड करा 180 से, तो ये हो जाएगा 12, 5 3 15 और ये हो जाएगा, बचेगा 3 3 30, तो ये हो जाएगा 36। 6 का गुणा किया हमने 36 में, है ना, 6 का गुणा हमने जब 36 में किया तो हो जाएगा 6 का गुणा 36 में, तो ये हो जाएगा 36 का 3 और ये हो जाएगा 18 21, 216 रुपए। ठीक, आई बात समझ में। तो यहाँ पे कितना मान मिल गया हमें, 216। ऐसे ही हम 8 का निकालेंगे, तो देखो 8 का कितना होगा, जैसे मैंने लिया 8 के लिए 1/36 बराबर मैंने ले लिया 8 का 8/x/8, क्या मिल जाएगा, x/8, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 का गुणा हो जाएगा 36 में, तो हमें मिल जाएगा 8 की 48, 8 की टेबल 6 बार बोलो 48 और 4 लगा रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 8 4 लगा, है ना, और 8 की टेबल 3 बार बोलो तो 24, 24 प्लस 4 तो हो जाएगा 28। ठीक है, मतलब कितना मिल गया हमको, 288 हमें मिल गया। अब 10 किलो शुगर का कितना हो गया, 360। हमने कैसे निकाला, ऐसे ही निकाल दिया। मतलब हमें क्या करना है, जब हम समानुपात के लिए मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे इसको कर देंगे, सीधा सीधा हम इसको लिखते जाएंगे। अब देखो इसका जो मान है वो अगर लिखें, इस तरीके से लिख दिया हमने, है ना, इसको क्या करेंगे हम इस तरीके से लिखकर उसका मान निकालेंगे। ठीक है, और इसका बराबर इसका हो सकता है, इसका बराबर इसका भी हो सकता है। हम कोई भी मान लेकर उसकी मान x8 की या x6 की या x10 की हमने मान निकाल लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 1/36 बराबर 3/108 बराबर 5/180 बराबर 6 बाय कितना मिला था हमें, 6 का मान 216 बराबर 8 का मान मिला था हमें 288 बराबर, ये हो गया 10/360। आई बात समझ में, है ना। हमने इस तरीके से इसका क्या निकाल लिया, मान निकाल लिया। पर इससे हम समझना क्या चाहते हैं, देखो एक और उदाहरण देख लें, फिर हम इसको पूरा समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं हम। ठीक है, देखो मान लीजिए अगर एक कार है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 लीटर पेट्रोल का उपयोग करती है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जब 4 लीटर पेट्रोल में वो 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 8 लीटर पेट्रोल में कितनी करेगी, 12 लीटर पेट्रोल में कितनी करेगी, 16 लीटर पेट्रोल में कितनी करेगी, 20 लीटर पेट्रोल में कितनी करेगी और 25 लीटर पेट्रोल में कितनी करेगी। ठीक है, तो हम वैसे ही समझेंगे, है ना। देखो मैं इसको लिख दूं x1, इसको लिख देते हैं हम x1, ये हो जाएगा x2, x नहीं y1 है ना, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा x4, ये हो जाएगा x5 और ये हो जाएगा x6। ऐसे ही हो जाएगा y2, y3, y4, y5 और ये हो जाएगा y6। बस हमने इसको लिख दिया इस तरीके से, है ना। अब देखो क्या होगा, हम कैसे निकालते हैं, जब सीधे समानुपात की बात होती है तो हम क्या करते हैं, x बाय, इसको बोल दिया हमने लीटर पेट्रोल है x में और ये है दूरी y में, x बाय y बराबर ये हो गया x1 बाय y1 बराबर क्या हो गया x2 बाय y2 बराबर क्या हो गया x3 बाय y3 बराबर क्या हो गया x4 बाय y4। ठीक है, बराबर क्या हो गया x5 बाय y5 बराबर में हम लिख दें x6 बाय y6। ठीक है, अब हम बराबर में क्यों लिख रहे हैं इससे,
ठीक है, मैं समझाती हूँ अभी, पहले ये निकालते हैं अपन। x1 हमारा कितना है 4 लीटर में हमने करा दूरी तय 60 किलोमीटर, ठीक है। अब x2 हमारे पास है 8। अब y2 कितना होगा, तो देखो मैंने जो बोला था कि आप लिख दोगे x1 बाय y1 बराबर लिख दोगे आप x2 बाय y2, ठीक है। तो हमें मिल रहा था 4/60 बराबर में हमने निकाला x2 कितना है 8। अब y2 निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, है ना। तो देखो क्या हो गया, ये हो जाएगा y2 बराबर 8 इंटू 60/4, तो हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 6, तो ये हो जाएगा कितना, y2 बराबर मिल जाएगा हमें 2 का गुणा किया, 2 का गुणा किया हमने 6 में, तो हमें मिल जाएगा 120। देखो कितना मिला 120, ठीक। उसी तरीके से अगर हम y3 का निकालें तो देखो x2 कितना है 12, ठीक है। अब y3 कैसे निकालोगे आप, तो आप क्या करो, आप इसको ले लो, x2 y2 लिख दो और y3 y4 लिख दो, तो देखो कितना मिल जाएगा हमें। ये हो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा x2 लिया हमने, कितना लिया हमने, x2 कितना था 8 और ये हुआ 120, तो ये हो जाएगा x3 हमारे पास कितना है 12, है ना, और हमारा हुआ y3, तो देखो y3 मैं यहाँ कर देती हूँ, कहाँ करूँ मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, है ना। तो हमारा जो y3 होगा वो कितना हो जाएगा, y3 बराबर, है ना, y3 बराबर कितना होगा हमारा 12 इंटू, ये चीज ऊपर चली जाएगी, ये चीज नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 12 इंटू 120/8, तो 2 की टेबल बोलिए आपने, तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, ठीक है। फिर हमने 2 का करा, 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6, फिर 2 से किया 2 1 जा 2 और 2 6 जा 0 और 0, 2 से 6 जा 12 और 0 का 0, तो हमें क्या मिल गया 3 इंटू 60, तो हमें मिल गई 180, क्या मिल गई 180, क्या मिल गई उसकी 180 किलोमीटर उसकी दूरी मिल गई, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे y4 का, तो y4 देखो x4 कितना है 16, है ना। देखो मैं यहाँ लिखती जाऊं, ये कितना मिला हमें 120, ठीक है। 120 y3 हमें कितना मिला, y3 मिल गया हमें 180, ठीक। अब देखो हमें निकालना है क्या y4, तो y4 कैसे निकालेंगे, फिर वापस से ऐसे ही मान रखेंगे, चलो पहले इसको इरेज कर दूं, है ना। देखो हमें कितना मिला था यहाँ पे 120 और ये मिला था 180, ठीक। अब 16 का अगर हमने निकाला, इसको माना मैंने x, इसको माना मैंने y, ठीक है। देखो ये हो जाएगा, हम इससे ही लेते जाए 4/60 से, है ना, तो 4/60 बराबर ये वाला हो जाएगा 16, ठीक है, बाय मैंने इसको बोल दिया y4 बोल दिया, है ना। तो देखो क्या होगा y4 बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 16 का गुणा इधर गया 6 में, ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे, ठीक है। देखो क्या हुआ 60 और बाय 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो आ जाएगा 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 24 और मिल जाएगा हमें शून्य, कितना मिला 240 किलोमीटर मिला। ऐसे हम 20 का निकाल लें तो क्या होगा, देखो 4/60, ठीक है। छोटा मान अगर हम लेंगे तो हल करने में क्या मतलब, जो संख्या होगी फटाफट से हल हो जाएगी, ठीक है। हमने लिया 20 बाय, इसको ले लिया मैंने y5, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं ना पूरा, ये हो गया x1, ये x2, ये x3, ये x4, x5, ये x6, ठीक है। तो ये हो जाएगा y1, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5 और ये y6, ठीक है। और जब आप हल करें तो ऐसे लिख देना x1 बाय x2 और x1 बाय y1 इक्वल्स टू x2 बाय x2 ऐसे करके, है ना, x2 बाय y2, है ना। देखो हमें कितना मिला y5 कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 20 का गुणा 60 में बाय 4,
तो हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो 5 इंटू 60 ये हो जाएगा कितना, 6 की टेबल आप 5 बार बोलो 30, तो हो जाएगा 300। कितनी दूरी तय करी, 300। ऐसे निकाल लोगे आप किसका, y का, y6 का है ना। y6 बराबर कितना हो जाएगा, ये मैं सीधा लिख दूं इसको भी, नहीं मत लिखो आप, है ना। कितना था, 4/60 बराबर कितना, 25/y6। तो हमें क्या मिल जाएगा इसका, y6 बराबर हमें मिल जाएगा, y6 ऊपर चला जाएगा 25 इंटू 60 और ये चला आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। देखो 25 का जब आपने गुणा किया 15 में, तो 15 की 25 की टेबल आपने बोली 5 बार, तो ये हो जाएगा कितना, 15 की टेबल आपने बोली 5 बार, तो ये हो जाएगा 75 का 5, 7 लगा रिमाइंडर, और 15 की टेबल आपने बोली 2 बार, तो हुआ 30, 30 और हमें मिला 300। कितना मिल गया, 300। अब देखो क्या हुआ, इससे हम समझना क्या चाह रहे हैं, अगर आप लिखोगे x1 by y1 x2, ऐसे लिख दो आप, x by y बराबर x1 by x2 बराबर x2 by y2 बराबर x3 by y3 बराबर x4 by y4 बराबर x5 by y5 बराबर x6 by y6। अब देखो क्या हुआ इसका मान, इसका हुआ 4/60, इसका कितना मिला हमें, 8/120। ठीक है, इसका मिला हमें 12/180। ठीक है, इसका मिला मुझे 16/240। ठीक, उसका मिला मुझे 20/300 और इसका मिला मुझे 25/300। ठीक है, अब देखो इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखे, मतलब हमने इसको कटपीट कर दिया, पूरा डिवाइड कर दिया इसको, तो क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा 1, 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 1 और 15, कितना मिल गया मुझे, 1/15। क्या मिल गया, इसका मान। अब देखो इसको आप 8 को करो, तो 8 1 जा 8 है ना, और 8 1 जा 8 और हम बचा 4, तो 8 5 जा 40, तो हो जाएगा 1/15। अब देखो इसको फिर करा आपने, तो 12 1 जा 12 और ये हो जाएगा 12 1 जा 12 और कितना बचा, 6 रिमाइंडर बचा है ना, तो ये हो जाएगा 60। तो 12 की टेबल 5 बार बोलोगे तो 60, तो हमें क्या मिल गया, 1/15। अब देखो फिर आपने किया 16 का, 16 से, तो ये हो जाएगा 1/15। आप डिवाइड करोगे ना, आपको ये मिलेगा। देखो फिर चलो 16 1 जा 16 और ये हो जाएगा 16 की एक बार बोला आपने, तो कितना मिला, यहाँ पे से 24 में से 16 गया, तो कितना बचा आपके पास, 8 और 8 और 0 तो 80, तो ये हो जाएगा कितना, 16 की टेबल आप 5 बार बोलेंगे तो क्या मिलेगा, 80। ऐसे आपने 20 से करा, तो देखो 2 से 2 शून्य चला गया, शून्य से शून्य गया, 2 की टेबल आपने बोली 30 बार, तो आपको मिलता है 1/15। ऐसे आपने 25 के साथ किया, तो 25 की टेबल बोलो आप 25 बार, तो ये 1 और ये मिल जाएगा आपको 15। तो हमें क्या मिल रहा है, देखो इनके जो अनुपात मिल रहे हैं सारे, वो क्या मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, इस टेबल से हम क्या समझना चाह रहे थे, पहले भी जो हमने किया ना चीनी का, उसका चीनी के भार और मूल्य का, उसमें भी देखो आपने अनुपात निकाल कैसे रखा था, है ना। पर हम क्या समझना चाह रहे थे, उसमें भी हम यही समझना चाह रहे थे कि जो इनके जो मान है, ठीक है, जो इनका अनुपात है वो क्या होगा, बराबर। मतलब क्या हो रहा है, x1 y1 कितनी भी आपने लिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, आपने कितनी भी संख्या ली, इनके जो अनुपात आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इससे हम क्या कहना चाहते हैं, इससे हम कहना चाहते हैं कि x बाय y बराबर होगा k मतलब यहाँ पर क्या है, k मतलब यहाँ पर है कि वो क्या है, उसका मान जो होगा वो स्थिर होगा। आई बात समझ में, मतलब हम कह सकते हैं कि x और y में सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात है। और क्या हुआ, इसको हम कैसे लिखेंगे, x1 by y1 इक्वल्स टू x2 by y2 इक्वल्स टू, हमें क्या मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ पे क्या हुआ कि आप कितने भी
x के मान ले ले, कितने भी y के मान ले ले, आपको बराबर में उसका जो अनुपात मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक स्थिर ही मिलेगा। ठीक है, अब इसका आप जब मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि मतलब स्थिर मिलेगा, जो मान मिला वही x2 बाय y2 का होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन क्या है, इसके लिए हो गया अपने पास x1 बाय y2 बराबर x2 बाय y2। ऐसे हम और लिख सकते हैं बराबर के। अब अगर हमें उसका स्थिर का मान, उसका अनुपात भी दे दिया जाए और हमें x2 दिया है, सिर्फ ना x1 दिया ना y1 दिया, पर उन्होंने दे दिया उनके अनुपात का मान और हमें निकालने बोले x2, तो आप क्या निकाल लोगे, बिल्कुल इस मान के साथ आप निकाल लोगे। और इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 बाय x2 बराबर y1 बाय y। इसके लिए सीधा समानुपात के हिसाब से हम इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, पर हमें इसी का उपयोग करना है। ठीक है, किसका, इसका, इसको आप समझ लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो देखो इसके लिए क्या होगा, x1 बाय y1 इक्वल्स टू x2 बाय y2 इक्वल्स टू क्या होगा आपका k, बराबर मिलेगा आपको k, जो k मतलब है कोई भी जो भी मान होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा, मतलब वो बदलेगा नहीं। किसके लिए, सीधे समानुपात के। ठीक है, अब देखो इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं, इसको अभी दो उदाहरण से हमने समझ लिया है ना। अब देखो इसके कुछ और उदाहरण है, उनको लेते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, इन्हें कीजिए, मतलब एक घड़ी लीजिए और उसकी मिनट वाली सुई को 12 पर स्थिर कीजिए। ठीक है, मतलब क्या करना, लेना है आपको, एक घड़ी लेनी है। ठीक है, ठीक, अब हमने घड़ी ली, ये 12, ये 3, ये 6। अब उन्होंने बोला कि एक मिनट वाली घड़ी को आपको 12 पे क्या करना है, स्थिर कर देना है और मिनट की सुई द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से घूमे गए कोणों एवं बीते गए समय को निम्नलिखित सारणी के रूप में लिखना है। मतलब आपने जब 15 मिनट का समय व्यतीत किया, ठीक है, देखो यहाँ पे तो आपको कितना कितना डिग्री का कोण मिला, 90 डिग्री का कोण मिला। अब वो कह रहे हैं कि आपने समय कर दिया 30, मतलब ये आ गया यहाँ, तो आपका कोण कितना होगा, फिर आया घूमकर यहाँ, तो आपका कोण कितना होगा, और जब आ गया 60 पर, मतलब 6 पर आ गया, इस पे 12 पर आ गया वापस से, तो कोण कितना होगा। अब देखो क्या होता है एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना, ये तो हमें पता ही है। ठीक, अब देखो क्या हुआ, ये तो हमें ऐसे हमने समझ लिया, पर हमने जो अभी समझा था क्या, कि x1 बाय y1 बराबर x2 बाय y2, हमने यही समझा था और बराबर में हमने समझा था कि। अब देखो इसी का इस्तेमाल करके हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर a1 t1 t2 t3 t4 हमारे पास है। ठीक है, और a1 है, a2 a3 a4 हमको निकालना है ना। तो क्या हुआ, जो व्यतीत करा हुआ समय t में है, ठीक है, तो हमने t1 t2 t3 t4 लिख दिया। उसका जो घुमा हुआ कोण है, ठीक है, जो एंगल है वो कितना है, a में है, तो a1 a2 a3 a4 है ना। अब देखो क्या हुआ, अब अगर मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे लिखूंगा, इरेज करना होगा, है ना। ये समझ में आ गया ना आपको, एक घड़ी वाला, और देखो ये जब 60 पे आएगा, मतलब ये जो कोण है ये पूरा घूम के कहाँ आ जाएगा, मतलब ये यहीं पे आ जाएगा। इतना समझ आ गया ना, है ना, बाद में इसका आपको समझना होगा, इसलिए ठीक है मैं इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे a1 बाय सॉरी t1 बाय a1 बराबर t2 बाय a2 बराबर t3 बाय a3 बराबर क्या मिला, t4 बाय a4। और जो t बाय a है वो हमको निकालना है, मतलब t बाय a मतलब क्या, जो उसका सिंपल में होगा वो हम आखिरी में देखो निकालेंगे, है ना। इस सारणी को क्या करना है आपको, पूरा निम्नलिखित रूप में सारणी लिखी, हाँ तो ठीक है लिख देते हैं। देखो ये हो गया 15, ये हो गया 90, हमें इतना निकालना है। देखो तो 15 बाय 90, सबसे पहले इसको पूरा कर देते, तो 15 बाय 90 कितना होगा, ये मिल जाएगा एक, देखो 15 बाय 90 करें ना, तो ये 5 से अगर हम करें तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा, इसको 3 से कर देते हैं 5, और ये हो जाएगा कितना
हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6, है ना। कितना मिला हमें? 1/6। ठीक है, 1/6 इसका क्या मिला? इसका अनुपात मिला हमको। ठीक है, t/1। अब देखो ये सेम आना चाहिए। अब पहले हम ये निकालें। ठीक है, तो हमारे पास a1 है, मतलब t1 है कितना? 15। ठीक है, और a1 कितना है? 90। अब हमारे पास t2 है कितना? 30। हमें निकालना है a2। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास t3 कितना है? 45। a3 हमें निकालना है, तो हम a3 लिख दें। और t4 कितना है? 60। और इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, या तो आप इसका इस्तेमाल करके जो k है हमारे पास 1/6 कितना है? 1/6, इसका भी आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप क्या करो, हर इसके मान के आगे 1/6 रख के आप इसको हल कर सकते हो। देखो कैसे, वो मैं बता दूं पहले, फिर हम इसको हल कर देते हैं। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हो। इसको कर सकते हो 30/a2 बराबर आप कर सकते हो 1/6, तो ये हो जाएगा a2 बराबर 6 × 30, मतलब हमें a2 मिल जाएगा 180। ये मैंने आपको साइड में बताया ना, है ना। अब इसको देखो, इस तरीके से जब हम हल करते हैं, हमें हल इसी तरीके से करना, पर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा देखो ये हो जाएगा t1/a1 बराबर t2/a2। तो ये हो जाएगा कितना? t1 है 15, a1 है 90, t2 है कितना? 30, और a2 हमें निकालना है। तो देखो a2 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 × 90/50 हो जाएगा। 15 की टेबल बोलो 1/15, 15 6 90, तो ये हो जाएगा 30 × 60, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। कितना मिल गया हमें? 180 डिग्री। देखो यहाँ पे सीधा सीधा हमने ऐसे निकाला था, है ना। k का मान रख के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पर हमें पता होना चाहिए कि ये वही है क्या, मतलब, पर ये तो अभी हमें पूरा है नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा तो दिया नहीं है कि ये सीधा समानुपात है। ठीक है, देखो क्या हुआ, जब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर t का मान बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब समय का मान बढ़ रहा है, और जो घुमा हुआ कोण है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब ये क्या है? सीधा समानुपात की है। हमें सबसे पहले यही समझना होगा, है ना। चलो सीधा समानुपात चल रहा था तो हमने कर दिया हल, पर सबसे पहले आपको प्रश्न हल करने बोले ना, सबसे पहले आप देखो कि क्या t1 का मान और t2 का मान, इधर देखो अगर आप, मतलब x1 और x2 का मान बढ़ रहा है ना। तो आपने देखा तो क्या हुआ? वो सीधा समानुपात हुआ। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सीधा समानुपात है ना। अब t3 और t3 का निकालेंगे। देखो t3 हमारे पास है, जैसे अब यहीं पे डायरेक्ट लिख दूं। ठीक है, जगह की कमी है थोड़ी सी, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 15/90 बराबर 45/t3। तो t3 बराबर कितना हो जाएगा? t3 बराबर हो जाएगा 45 × 90/15। तो ये हो जाएगा 15 × 15, और ये हो जाएगा 6। तो 6 का गुणा 45 में करो, तो देखो 5 का गुणा 6 में किया तो हुआ 30। 3 लगा यहाँ पे रिमाइंडर, फिर 6 का गुणा किया हमने 4 में, तो कितना हो गया? 6 का गुणा आपने 4 में किया तो हुआ 24, 24 + 3, तो ये कितना हो गया? 27। कितना हो गया? 270। ऐसे ही हम A4 का निकालें, है ना। ठीक है, A4 का निकाला तो देखो क्या हुआ। A4 पर डायरेक्ट बराबर लिख दूं। A4 बराबर क्या हो जाएगा? A4 बराबर हो जाएगा 60। नीचे वाला कौन सा होगा? चलो पूरा लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हो जाएगा कितना? 15 15/60, सॉरी 15/90 बराबर, ये हो जाएगा T4 कितना है? 60, और हमें निकालना है A4। तो A4 बराबर हो जाएगा 60 × 90/15। ठीक है, तो 15 की टेबल होगी 1 बार, ये हो जाएगा 6 बार, कट हो जाएगा 90। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? 60 × 6, तो ये हो जाएगा 360। कितना मिला? 360 डिग्री। कितना मिल गया हमें? 360 डिग्री, है ना। अब देखो, आप ये हमारे मान निकाल लिए हमने, है ना। पहले क्या समझा कि सीधा समानुपात है या नहीं है, उसके बाद हमने इसको लगा दिया इस तरीके से, और फिर हमने निकाल लिए सारे मान। अब देखो ये निकल गया, उसके बाद देखो अब आप क्या करोगे? T1/A1 बराबर, ठीक है, और अब लिखेंगे हम T2/A2 बराबर 30/180।
तो हो जाएगा 0 से 0 गया, 3 वन जा 3, 3 6 जा 18, तो ये हो गया 1/6। ठीक, उसके बाद देखो T3 और A3 का बराबर 45/270। देखो यहाँ कर दूं, यहाँ पे कर दूं, है ना, 45/270। ठीक है, तो 5 से अगर हमने भाग दिया तो हो गया 9, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4, और एक 9 की टेबल पढ़ लो आप एक बार, और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा कितना 1/6। ठीक, ऐसे ही हमने किसका किया T4/A4 का, तो ये हो जाएगा 60/360, तो शून्य से शून्य गया, और 6 की टेबल बोली हमने, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो हमें क्या मिल गया 1/6। देखो हमारा जो मान है वो क्या हुआ, कांस्टेंट जो मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, और ना हमेशा मैंने अभी क्या सीधे समानुपात चल रहा था तो हमने वो कर दिया, पर हम ऐसी गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि वो सीधा समानुपात है या नहीं है। ठीक है, तो आपने एक घड़ी ली, उसमें क्या हुआ 12 पे स्थिर कर दिया कांटा, और अगर हमने इसके मान को देखा तो देखो T1 और T2 इधर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा A2 का मान, A1 से A2 का मान भी बढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ सीधा समानुपात हुआ, और हमने क्या कर दिया इस तरीके से इसका मान रख के सारी वैल्यूज निकाल दी, और उसके बाद हमने T/A भी निकाल दिया जो क्या है स्थिर है। ठीक है, और हमें करना यही था कि घूमे हुए कोण और बीते हुए कोण को समय की निम्नलिखित सारणी के रूप में लिखना था। ठीक है, आगे बात समझ में है ना, और हमने जो कांस्टेंट था इसको भी निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।